तो जैसे इतिहास गवाह है कि देवासुर संग्राम हुआ था तो देवताओं को हराने के लिए सारे राक्षस एक हो गए थे। तो उस कालखंड में जो निकला, अब वो जो था, ये भारत की जनता समझ रही है कि देवासुर संग्राम छिड़ चुका है और जनता को पता है कि किसके साथ रहना है। अगर इंडिया नाम से इनको इतना परहेज है तो नरेंद्र मोदी जी ने तमाम स्कीम चलाई, स्टार्टअप इंडिया, फला इंडिया, खिलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, कूदेगा इंडिया, तो इंडिया क्यों आता था? नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। मैं हूं आशुतोष। हमारी खास पेशकश राजनीतिक गलियारे में आपका स्वागत है। देश में तमाम मुद्दे हैं, आज उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो सुनील मिश्रा सर हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, और संजीव सर हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आज इन दोनों लोगों से हम बात करेंगे कि देश में क्या चल रहा है और आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा उसमें दोनों ही पार्टी की क्या रणनीति रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सुनील सर, आपकी सरकार है और एक इंडिया का गठन हुआ है जिसको विपक्ष ने मिलकर किया है। उस पर लगातार प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, लगातार उस पर अलग अलग बातें कही जा रही हैं और उसको अलग नाम भी दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो आप क्या कहेंगे, इंडिया क्या है आपकी नजर में? मेरे हिसाब से देखें तो भारत की जो एक सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था रही है, जब हम उसकी व्याख्या करते हैं तो इंडिया शब्द जो दिया गया है निश्चित रूप से ये भारतवंशी समुदाय के लिए एक भ्रामकपूर्ण शब्द है। क्योंकि निश्चित रूप से अगर हम देखें तो हम देश को क्या देना चाहते हैं। एक देश जो अपनी वैचारिक यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है, जो अपनी समृद्ध विरासत को सहेज रहा है, उस देश को पुनः एक ऐसे नाम के साथ जोड़ना जो वास्तव में उसका नाम पहले से ही स्थापित है, उसको एक राजनीतिक दल के गठबंधन के रूप में स्थापित करना, ये पूरे भारतवंशी समुदाय के हृदय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। क्या सर, पूरे भारतवर्षी जो हृदय की भावना है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि उसको और मजबूत करने का काम हो रहा है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में मेरे मित्र हैं, क्या उसकी व्याख्या है वो स्पष्ट है। दूसरी तरफ कि जो ये गठबंधन है, उस गठबंधन को हमने जो इंडिया नाम दिया है, अगर इंडिया नाम से इनको इतना परहेज है तो नरेंद्र मोदी जी ने तमाम स्कीम चलाई, स्टार्टअप इंडिया, फला इंडिया, खिलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, कूदेगा इंडिया, तो इंडिया क्यों आता था? आज इंडिया नाम से इसलिए इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि आज कहीं न कहीं इस देश के प्रधानमंत्री इंडिया और उसी भारत को कमजोर करने के लिए लगातार 9 साल से एक लंबी फेहरिस्त है और इसलिए वो चीज़ चुभ रही है। आज उन्होंने बात की कि क्विट इंडिया में गांधी जी ने कहा था, मेरे अच्छे मित्र हैं, क्विट इंडिया प्रोग्राम जो 9 अगस्त 1942 को चला, कौन लोग थे? इनके जो जनसंघ के जन्मदाता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जुलाई 1942 में उस समय के गवर्नर को चिट्ठी लिख रहे थे कि ये उदंड कांग्रेसियों का आंदोलन है, इसको अविलंब दबाया जाए। क्या ऐसे लोग इंडिया के पक्षधर हो सकते हैं? सावरकर, जिनके दल के लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनके आईएनए का विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों के एयरफोर्स में शामिल होने के लिए भारतीयों को जो है पैरवी कर रहे थे। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इंडिया जो गठबंधन है उसका ये कहना है कि एनडीए उनसे डर रही है। क्या ऐसा सही में आप इंडिया से डर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा आशुतोष जी कि जो भ्रमपूर्ण शब्द है उससे भय नहीं लगता है, वो थोड़ा हास्यपद लगता है। उसका कारण है कि जैसे अभी हमारे बड़े भाई हैं संजीव जी ने काफी जीवन के राजनीतिक पड़ाव देखे हैं और अभी संविधान पे चर्चा कर भी रहे थे, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत या इंडिया जिसका प्रयोग किया गया वो राज्यों का संघ होगा, जो स्टेट्स से मिलकर के बनेगा, पॉलिटिकल पार्टीज से मिलकर नहीं बनेगा। तो पहले तो जनता के सामने ये विषय ही ले आना, क्योंकि राज्य कोई राजनीतिक दल राज्य नहीं होता है, तो ये एक भ्रमपूर्ण शब्द आया, तो उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विषय ये है कि जनता स्वतः जानती है कि भारत के जब विभाजन की बात आती है तो कांग्रेस उससे बड़ी सहमति जता देती है। तो कहीं न कहीं इंडिया शब्द का प्रयोग करके पुनः भारत को विभाजन की ओर ले जाने का जो एक संजीव सर आपको जवाब षड्यंत्र है वो दिखाई दे रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि मैंने 29 लोगों को जुटा लिया, ये कह रहे हैं आप विभाजित कर रहे हैं। आखिर बीजेपी के कुछ दिक्कत है क्या इंडिया से? कुछ मंत्रियों ने भी ये बात संसद में भी बोला, क्या है ये? देखिए, इंडिया के नाम से इनको दिक्कत जरूर है। आज़ादी के पहले से भी इनको दिक्कत थी, देश की आज़ादी से इनको दिक्कत थी और अभी बीजेपी को बिल्कुल उस पर भी मैं चर्चा रखूंगा ही, क्योंकि विभाजन की बात आई तो विभाजन की बात ये खुद बतावे कि 1937 में जब
सावरकर पहली बार हिंदू महासभा की बैठक अहमदाबाद में कर रहे थे, तब क्यों बांट रहे थे? जिन्ना तो उसके बाद भी बांट रहे थे, और ये बांटते बांटते विभाजन की बात उन्होंने शुरू की। गांधी पे कितने हमले हुए, उस समय कौन सी विभाजन की बात थी जो पहला हमला गांधी पे होता है? तो इसलिए मुझे लगता है ये तर्कसंगत नहीं है। और जिस तरह से इंडिया शब्द का इनसे विरोध आज़ादी के पहले है, क्यों है? जब 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पे करो मरो का नारा दिया गया और 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तो इन सब लोगों के जो नेता हैं, प्रणेता हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, हिंदू महासभा के नेता थे, उन्होंने जुलाई में 1942 में भारत के गवर्नर को चिट्ठी लिख करके कही कि ये उदंड कांग्रेसियों का आंदोलन है, ये बंगाल तक न पहुंचे, इसको तुरंत बंद किया जाए। एक व्यक्ति जो स्वयं अपने नाम में वीर स्वयं लिखते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने उस समय जो सुभाष बाबू का भी ये लोग बहुत शुभचिंतक बने थे, उनकी आईने में भर्ती के लिए कहा कि इसमें नहीं भर्ती होना, हमारा दुश्मन असली कौन है? मुसलमान है, अंग्रेज नहीं। इसलिए भारतीयों आप जाकर के अंग्रेजों के एयरफोर्स में उसमें थल सेना, जल सेना में शामिल हुई। तो ये इनके इतिहास है। और दूसरी तरफ से जो इंडिया बना है भाई, उसमें हम क्या कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये नाम दिया है। तो हमारे फाजिल दोस्त जो कह रहे थे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये लोग नहीं मानने को तैयार थे। देश के तिरंगे को 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया। और मेरी बात छोड़ दीजिए, सरदार पटेल के बड़े शुभचिंतक बने। सरदार पटेल ने जब आगाह किया कि देश के तिरंगे को आपको राष्ट्रीय ध्वज मानना पड़ेगा, नहीं कार्रवाई होगी, तो आज इंडिया का विरोध तो इनको रहेगा ही। आजादी की, इनको आजादी नहीं चाहिए थी, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं चाहिए था, इनको भारत का संविधान नहीं चाहिए था। और तिरंगे को कहते हैं कि इन्हीं के गोलवरकर साहब कहा कि 3 रंग जो भारत के झंडे का है वो अशुभ है, हमारा तो असली जो झंडा है वो केसरिया है। अब बताइए, अब 3 रंगों को आपने अशुभ कहा? जवाब दीजिए आप। निश्चित रूप से जो बातें कही जा रही वही है कि इतिहास को जब हम कुरेदते हैं तो उसमें कई बार हम अपने पक्ष के सत्य की बात करते हैं। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम आता है तो समझना चाहिए कि देश को एक देश के अंतर्गत एक विधान और एक संविधान की बात करने वाले एक महापुरुष के बारे में जो हम प्रश्न उठाते हैं, वहीं से इंडिया के भ्रामकता का प्रश्न उठता है कि इंडिया गठित क्यों हुई है। इंडिया गठित ही इसलिए हुई है कि भारत के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, सरदार पटेल ने कुर्बानी दी, तो आज सरदार पटेल का अस्तित्व गुजरात में देखिए, उनको तीर्थ के रूप में पूजा जा रहा है। किसने उसको स्थापित किया? अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ी तो आज जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर हमारा तिरंगा फहराया जा रहा है और एक साथ हमारे देश के लोग बिना किसी डर के भाव के साथ जाकर के जम्मू कश्मीर में भ्रमण कर रहे हैं। 370 के संशोधन होने से मात्र वहां के जम्मू कश्मीर के हमारे जो सनातनी हिंदू थे उनके अधिकारों का किस तरीके से उन्नयन हुआ है, ये जाकर के जम्मू कश्मीर में समझने की जरूरत है। और इन सब चीजों का ये राजनीतिक दल इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया तो 10 साल के बाद एक डरे हुए लोगों का एक गठबंधन है, जिन्होंने समझ लिया कि अब सत्ता के प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है। तो जैसे इतिहास गवाह है कि देवासुर संग्राम हुआ था तो देवताओं को हराने के लिए सारे राक्षस एक हो गए थे। तो उस कालखंड में जो निकला, अब वो जो था, ये भारत की जनता समझ रही है कि देवासुर संग्राम छिड़ चुका है और जनता को पता है कि किसके साथ रहना है। वो देव का स्वरूप भी पहचान नहीं, क्यों? जिसने काशी विश्वनाथ धाम दिया, जिसने महाकाल उज्जैन के धाम को स्वरूप दिया, जिसने बद्रीनाथ केदारनाथ के स्वरूप को नया आयाम दिया। ऐसे सनातनी हिंदू जो इस देश में रह रहे हैं, उन्हें पता है कि किसके साथ युद्ध छुड़ा है। तो अंतिम बचाव के रूप में इन्होंने इंडिया का शरण ले लिया। ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से ही शरण ले लिया, लेकिन इंडिया का नाम तो ले रहे हैं। जिन्हें भारत माता की जय बोलने से गुरेज था, वो अगर 100 बार इंडिया भी बोल रहे हैं तो चलिए, हमें यह स्वीकार है, लेकिन उसका राजनीतिक उपयोग ये इस देश में नहीं कर पाएंगे। मुझे इस देश की जनता पर पूरा विश्वास है। मुझे और कुछ क्या कहना है। बात इतिहास से शुरू करूंगा और वर्तमान तक की, उज्जैन तक की बात की, महाकाल तक की। मुझे लगता है इतिहास के पन्ने को फिर से पढ़ें। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस संविधान सभा के भी सदस्य थे जब कश्मीर में देश की 562 रियासतों को देश के लौह पुरुष सरदार पटेल ने जोड़ने का काम किया था। उसके बाद संविधान में जब धारा 370 लाया गया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय क्यों नहीं विरोध किए?
विरोध उस समय नहीं करते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। विरोध करते हैं लियाकत नेहरू का पैक्ट होता है, जब वहां के पहले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, जो वहां पे चीजें थी, इतिहास के गर्त में जाएंगे तो और चीजें निकालूंगा। दूसरी बात, वहां से लेकर के आते हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आज विश्वनाथ कॉरिडोर दिया। क्या बाबा विश्वनाथ की उम्र की चर्चा हम आप कर सकते हैं क्या? सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जो बाबा विश्वनाथ अजन्मे, जिनके जन्म के बारे में नहीं, यही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम क्योटो बनाएंगे। यही भगवान बुद्ध जो सारनाथ में बैठ के 5 भिक्षुओं को, जिन्होंने बौद्ध धर्म का दर्शन दिया, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, वो जाकर के दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। और क्योटो और बौद्ध धर्म की कितनी साल पुरानी है, मुझे लगता है अच्छे जानकार हैं। मुश्किल से जो 2000 से ज्यादा, मुझे लगता नहीं, 600-700 माफ करिएगा, संस्कृति पुरानी होगी। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी को कहा जाता है कि हम इसको क्या कहते हैं कि क्योटो बनाएंगे। अरे भाई, काशी को काशी रहने दीजिए। काशी दुनिया की प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ के बारे में आप लोग मत चर्चा करिए, और इसलिए चर्चा न करिए कि 976 करोड़ उज्जैन में महाकाल के मंदिर में खा गए आप। वहां पे एक छोटी सी तूफान आता है, वो सब सामने आ गया कि गुजरात की कंपनी को ठेका दिया गया 976 करोड़ रुपए का, और वहां ये कहा गया कि साहब ये 10 साल के लिए महाकाल को लूटने का काम वहां करते हैं। यहां पे बाबा के कहा गया, मोदी जी का स्वयं का वीडियो कि 42 मंदिर गायब हैं। आज हम पूछना चाहते कि मोदी जी आज वो मंदिर कहां है? क्या बाबा विश्वनाथ फूड प्लाजा के भूखे थे? क्या बाबा विश्वनाथ जो 20-20 कमरे बने आलिशान, क्या उसके भूखे थे? अरे उसके लिए तो तमाम लाश था, क्योंकि बनारस जो है घाटों के किनारे लाज रहा करता था। और अभी जिस तरह से इंडिया की कह रहे हैं कि इंडिया को लेकर चल, अरे भाई, इंडिया को लेकर के कितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी ने की। स्वयं इनके ट्विटर पे लिखा हुआ है कि बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ है, पीएम फॉर इंडिया लिखा हुआ है। कहां का इंडिया? और इंडिया का विरोध कौन कर रहा है? वो लोग न सिखावें जो अंग्रेजों के पीछे खड़े होकर के इस देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन आंदोलनों को उनको बदनाम करने का काम किया। इनकी सरकारों ने लगातार, अभी सरदार पटेल का नाम लिया, किस मुंह से सरदार पटेल का नाम लेते हैं? सरदार पटेल के नाम से गुजरात में जो स्टेडियम रहता है, उस स्टेडियम का नाम बदल दिया जाता है। ऐसा नाम पद का भूखा प्रधानमंत्री, सरदार पटेल का नाम हटा करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया जाता है, और ये सरदार पटेल को पूजने चले हैं। क्या बात करते हैं? कम से कम महापुरुषों को लेकर के इसी बनारस में सर सेवा संघ है, जो आचार्य विनोबा भावे पूरे देश से भूदान आंदोलन चला करके हजारों एकड़ जमीन लेकर के देश के गरीबों, शोषित, वंचितों को दान देने का काम किया। पंडित नेहरू, उस समय के रेल मिनिस्टर जगजीवन बाबू, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, और जिनकी ईमानदारी की कस्में पूरा हिंदुस्तान आज भी खाता है, गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री। इन चारों लोगों के द्वारा, और जेपी आंदोलन में नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते कि मैं शामिल था, वो जेपी आंदोलन की प्रमुख गढ़ था। सर सेवा संघ को कहा जाता है कि साहब ये सारे महापुरुष जो है जालसाज थे। इन्हीं का डीआरएम बनारस कह रहा है, इन्हीं का डीआरएम जो नॉर्दर्न रेलवे कह रहा है, सरकार बोल रही। नरेंद्र मोदी जी किस मुंह से कहते हैं जेपी मूवमेंट में शामिल थे? अगर आज सर सेवा संघ को छीना गया है जालसाज बता करके, सर सेवा संघ के ऊपर बुलडोजर चलने जा रहे हैं। 1 मिनट लूंगा आपको आशुतोष जी, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास अगर इन्होंने बताया तो गलत बताना इन्होंने चाहा है, उसको स्पष्ट कर दूं। अगर वैमनस्यता की राजनीति कांग्रेस करती तो जिस जेपी आंदोलन की प्रमुख धुरी सर सेवा संघ था, जिसके चलते इंदिरा गांधी की सरकार को हार का सामना देखना पड़ा, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस हार गई, वो काम तो हमको करना चाहिए था। हमको सर सेवा संघ का समूल नष्ट करना चाहिए था। ये लोग पटेल को पूछते हैं, पटेल का नाम स्टेडियम से गायब कर देते हैं। मोदी जी कहते हैं जेपी मूवमेंट में थे, और जेपी मूवमेंट के प्रमुख गढ़ सर सेवा संघ को, सारे महापुरुषों को जालसाज कहते हैं। ये किसी भी महापुरुष के नहीं है, न इस देश की संस्कृति के साथ है, और सनातन के साथ तो कतई नहीं है। आप नाम ले रहे हैं, कहूं अब बाकी लोगों का नाम तो मैं ले नहीं रहा हूं। पूरे नेहरू में परिवेश को जीने वाला हमारा प्रधानमंत्री रोज पानी पी पी के गाली देते हैं। नहीं, गाली कहां देंगे? अरे क्यों नहीं बोलते? आप कह रहे हैं। आप दोनों ने बहुत अच्छी अपनी बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जनता भी ये जानना चाहती है कि इंडिया का नेतृत्व कौन करेगा। आपने बता दिया कि देश तय करेगा, और एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर ही रहे हैं। हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। थोड़ी देर बाद फिर आप लोगों के साथ हम लोग की मुलाकात होगी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द सोशल राइज।